बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करेंगे लेक्चर नंबर 43, 44 और 45। तीनों ही लेक्चर्स को हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि तीनों लेक्चर्स में छोटे छोटे से 3 टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। इसमें आप लोगों को क्या करते हैं क्वेश्चंस में कि आप लोगों को सिनेरियो दे देते हैं और आपको कहते हैं कि बताएं यहाँ पे कौन सा टेस्ट जो है ना वो यूज़ होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से जो इनकी डेफिनेशन है ना टेस्ट की कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है दैट इज़ अ मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट को हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस मेजर्स के ऊपर दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस को हमने टेस्ट करना हो। इसमें आप लोग दो सेपरेट सैंपल से पहले डेटा लेते हैं और इसमें आप लोग ये देखते हैं कि दो ट्रीटमेंट्स का डिफरेंस क्या है, दो ट्रीटमेंट्स का आप लोग डिफरेंस इवेलुएट करते हैं। अब इस टेस्ट के लिए जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने दोनों ही सैंपल के अंदर जो इंडिविजुअल स्कोर्स होते हैं उनको आप लोगों ने रैंकिंग करनी होती है, यानी कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट वगैरह या हाईएस्ट टू लोवेस्ट आप लोगों ने पहले रैंकिंग कर देनी होती है। जैसे हम लोग टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए, ये उसी का एक नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है। इसमें आप लोग दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं। सॉरी, टी टेस्ट में आप लोग दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैन विटनी यू टेस्ट जो होता है इसमें आप लोग एक्चुअली दो ग्रुप्स के मीडियंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने स्कोर को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के मुताबिक आप लोगों ने पहले तो जो है रैंकिंग करनी है दोनों ग्रुप्स की। ठीक है, स्कोर्स की रैंकिंग जब आप लोग कर लेंगे फिर आप लोगों ने ये इवेल्युएट करना है कि दोनों ही ग्रुप्स की जो रैंकिंग्स हैं वो डिफरेंट है या नहीं है। अब स्कोर्स को क्योंकि आप लोग रैंक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसीलिए एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करती स्कोर्स की। ये वाला जो टेस्ट है ये टी टेस्ट के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल होता है क्योंकि इसमें आप लोगों को मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड एरर्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो रियल डिफरेंस पाया जाता है दो ट्रीटमेंट्स के दरमियान, उससे होना क्या चाहिए कि एक ही सैंपल के अंदर जो स्कोर्स हैं वो लार्ज होना चाहिए एज कम्पेयर टू द अदर सैंपल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट्स के हम लोग डिफरेंस को ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो एक सैंपल के स्कोर दूसरे सैंपल के स्कोर से थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप लोग दोनों सैंपल्स को कंबाइन करें और सारे के सारे स्कोर्स को अगर आप लोग रैंक करें तो जो बड़े जो रैंक्स होंगे वो एक सैंपल के अंदर आने चाहिए और जो स्मॉलर रैंक्स हैं वो दूसरे सैंपल के अंदर आने चाहिए। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आप ये बनाते हैं कि मेल्स के हाई लेवल्स होते हैं सेल्फ स्टीम के या के फीमेल्स के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, मेल के आप लोग अलग से लिख लेंगे, एक ग्रुप है होगा मेल का और दूसरा ग्रुप होगा फीमेल्स का। अलग अलग आप लोग उनकी सेल्फ स्टीम को जो है वो देखेंगे, उसकी आप लोग रैंकिंग करेंगे, फिर आप लोग ये देखेंगे कि दोनों ही ग्रुप्स की जो सेल्फ स्टीम है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये होता है मैन विटनी यू टेस्ट। ठीक है, अगला है हमारा विल्कोजोन साइंड रैंक टेस्ट। ये क्या होता है, जो आप लोग पेयर टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि जो रिपीटेड मेजर टी टेस्ट होता है ये उसी का एक ऑल्टरनेटिव है विल्कोजोन साइन टी टेस्ट को इस्तेमाल किया गया है रिपीटेड मेजर्स की जगह पे इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को आप लोग दो डिफरेंट ओकेजन्स पे मेजर करते हैं या दो डिफरेंट कंडीशंस पे मेजर करते हैं। सेम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको आप लोग दो दफ़ा उनसे आप लोग मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं। विल्कोजोन टेस्ट को डिज़ाइन किया गया था ये इवेल्युएट करने के लिए कि दो ट्रीटमेंट की वजह से डिफरेंस जो है ना वो कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल होता है ना कि आप लोग पहले स्कोर्स आप लोग देखते हैं, फिर आप लोग थेरेपी देते हैं, फिर आप लोग दोबारा स्कोर्स देखते हैं, तो आप लोग मेजर कर रहे हो कि ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा है। इसमें रिपीटेड मेजर एक्सपेरिमेंट से आप लोग डेटा को यूज़ करते हैं। रिपीटेड मेजर में आप लोग सिर्फ एक ही सैंपल में जो है वो इसको जो है ना वो एक ही सैंपल क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसी सैंपल के हर इंडिविजुअल के ऊपर आप लोग दो दफ़ा मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं। अब दोनों मेजरमेंट्स की अंदर जो डिफरेंस आता है, आप लोगों को जो फ़र्क नज़र आता है हर इंडिविजुअल के लिए, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि ये इंडिविजुअल का स्कोर है। ठीक है, डिफरेंस स्कोर आप लोग फाइंड आउट करते हैं ना। विल्कोजोन टेस्ट में क्या होता है, इसमें आप लोगों को जो डिफरेंसेस होते हैं उनको आप लोगों ने रैंक करना होता है स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ इन टर्म्स ऑफ देयर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, यानी कि जिस इंडिविजुअल का डिफरेंस कम होगा वो पहले लिख लेंगे, उसका डिफरेंस लिख लेंगे, फिर बढ़ता हुआ डिफरेंस, फिर उससे बड़ा डिफरेंस, इस तरह से। लेकिन इसमें जस्ट आप लोग उसकी
वैल्यू की फॉर्म में आप लोग उसको देखेंगे, साइन या डायरेक्शन वगैरह वो आप लोग नहीं देखेंगे। अच्छा, विल्कोजोन टेस्ट के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो क्या कि जो पार्टिसिपेंट्स है, हो सकता है उसका ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 में पार्टिसिपेंट के स्कोर बिल्कुल सेम हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस स्कोर कितना आएगा, वो 0 आएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के एक जैसे ही जो है ना वो डिफरेंस स्कोर्स हों, यानी कि एक पार्टिसिपेंट का जो डिफरेंस स्कोर है वो 5 है तो दूसरे का भी 5 हो सकता है। अब इमेजिन करिए एक साइकोलॉजिस्ट है, वो डिप्रेशन लेवल्स को चेक करना चाहता है। पहले संडे को उसने डिप्रेशन लेवल चेक किया, उसके बाद वेडनेसडे को वो चेक करना चाहता है। तो स्कोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिस दिन बंदे ने ड्रग्स फॉर एग्जांपल ली हुई होंगी, वो नॉर्मल नहीं होगी। तो अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो वहाँ पे आप लोग पैरामेट्रिक टेस्ट का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में वो कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेगा, विल्कोजोन साइंड रैंक टेस्ट इस्तेमाल करेगा। अच्छा, इसमें डिफरेंसेस को वो रैंक करेगा और साइन ऑफ द डिफरेंसेस असाइन टू द रैंक। और जब एक दफ़ा रैंकिंग वगैरह कर लेगा ना सारी स्कोर्स की, उसके बाद स्कोर्स के साथ जो है ना वो साइन लिखेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आखिरी जो आप लोगों का नहीं, अफेक्ट साइज भी देखा जाता है। अच्छा, मैन विटनी यू टेस्ट और जो हमारा जो विल्कोजोन वाला जो हम लोगों ने भी टेस्ट पढ़ा है ना, इन दोनों में अफेक्ट साइज को मेजर किया जाता है कि जी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन के साथ। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, दोनों में ऐसे ही जो है ना वो फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, आगे आखिरी जो हमारा टेस्ट है वो है क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, फ्राइडमैन टेस्ट भी, लेकिन फ्राइडमैन टेस्ट का इन्होंने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इन्होंने आगे वो टेस्ट बताया हुआ नहीं है। अच्छा, बल्कि ये आई थिंक सो ये एक ही साइंटिस्ट का नेम होगा फिर। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट मेजर एनोवा होता है ना हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसकी जगह पे ये इस्तेमाल होता है। क्रुस्कल वैलिस टेस्ट को क्रुस्कल वैलिस एच टेस्ट भी कहा जाता है। नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव होता है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए जो हमें जो एजम्पशंस चाहिए होती हैं वो एजम्पशंस पूरी नहीं हो रही और आपने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यानी कि क्रुस्कल वैलिस टेस्ट को आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि आप किसी भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, उनके स्कोर्स को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये सिमिलर वैसा ही होता है जैसे मैन विटनी यू टेस्ट होता है, लेकिन मैन विटनी यू टेस्ट में तो जस्ट आप लोग सिर्फ जो है वो 2 ही ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इस टेस्ट के अंदर आप लोग 2 से ज़्यादा ग्रुप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्कोर्स होते हैं पहले उसी तरह से आप लोगों ने पहले रैंक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर हर ग्रुप की मीन रैंक को आप लोगों ने कंपेयर करना होता है, बिटवीन ग्रुप्स आप लोगों ने एनालिसिस करना होता है, ताकि जो है ना वो अब इसमें ये भी है कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट ही लोग होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बिटवीन ग्रुप एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, उसकी बात है स्टार्ट आप लोगों ने कैसे करना होता है कि पहले आप लोग स्कोर्स को ऑर्डर की फॉर्म में लिख लेते हैं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, और उसके बाद आप लोग ग्रुप को इग्नोर कर देते हैं कि ये स्कोर किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अब जो लोवेस्ट स्कोर होता है फॉर एग्जाम्पल उसको आप लोग 1 कहते हैं, उससे बड़े स्कोर को आप लोग 2 कहते हैं, उससे बड़े स्कोर को आप लोग 3, रैंकिंग ये मतलब इस तरह से आप लोग रैंकिंग कर देते हैं। अब एक दफ़ा आप लोगों ने स्कोर की रैंकिंग कर ली, फिर आप लोग क्या करेंगे कि उन स्कोर्स को जो है ना उनके अपने अपने ग्रुप्स में दोबारा से इकट्ठा कर देंगे और उनके जो रैंक्स आपने उनको दिए थे वो आप लोग हर ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस ग्रुप की जो है ना वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, किसकी जो है वो कम आ रही है। ठीक है, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट आपको बताता है कि ओवरऑल ग्रुप जो होते हैं ना वो डिफरेंट पॉपुलेशन से आते हैं, लेकिन ये आपको ये नहीं बताता कि कौन सा ग्रुप डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर। सिंपल तरीका यही होता है कि आप लोग ओवरऑल जो अफेक्ट होता है उसको आप लोग ब्रेक डाउन कर लें, जितने भी ग्रुप्स के पेयर होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए, यानी कि पेयर की फॉर्म में आप लोग जो है ना वो कंपैरिजन करें, तो हम लोग पेयर वाइज कंपैरिजन भी बोलते हैं। इसमें आप लोगों को 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, एक कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कैटेगरीज हों, और दूसरा ये कि आप लोगों को एक कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए होता है, तभी आप लोग ये वाला जो
क्रुस्कल वैलिस टेस्ट है, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेम्स आप लोगों ने टेस्ट के याद रखने हैं, कौन सा टेस्ट किस टेस्ट की जगह पे ऑल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और उसका जो प्रोसीजर है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों के छोड़ नहीं सकते आप लोग इसको। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके चैनल को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और मैं शुक्र का कलमा पढ़ रही हूँ कि ये वाले लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मेरा गला दुख रहा है। तो लाजमी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के आप लोगों को लेक्चर्स आएंगे तो वो भी आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में जाके देख लीजिएगा। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।